जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 1/3 सीटें मिलेंगी। महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों में मिलेगी मंजूरी। बुखारी ने मीरवाइज उमर फारूक को नमाज पढ़ाने के फैसले का किया स्वागत। अल्ताफ बुखारी ने गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा का जताया आभार। डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर द्वारा शांति यात्रा को दीवान बाग हाई स्कूल में हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। इसका उद्देश्य शांति यात्रा का आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना बताया। जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा की मौजूदगी में जानीपुर में 60 लाख रुपए की लागत से शुरू करवाया गया नाले का काम और लोगों ने किया मेयर का शुक्रिया अदा। अब समाचार विस्तार से। संसद ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना है। ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। कल राज्यसभा में वोटिंग के बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बिल पारित होने की घोषणा की। बिल के पक्ष में 214 सदस्यों ने वोट किया, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। मोदी ने उक्त विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने मीरवाइज उमर फारूक को ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति देने के फैसले के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा को धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने आशा करते हुए कहा कि मीरवाइज एक बेहतर और शांतिपूर्ण कल के लिए समाज को सकारात्मक तरीके से आकार देने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे और कहा कि अमन और शांति की बहाली ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं। जुम्मा का दिन है, वैसे ही जुम्मा हमें बड़ा अजीम दिन माना जाता है हफ्ते के दिनों में से। तो वो अच्छी न्यूज़ सुबह सुबह आई है। मीरवाइज साहब आज जुम्मा के प्रेयर्स को लीड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पहले तो अल्लाह का ही शुक्र किया जाता है। दूसरा, आई वांट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड ऑल्सो द गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनको भी कि उन्होंने, कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत, देर से ही किया लेकिन सही डिसीजन है। मुझे उम्मीद है मीरवाइज साहब के जो शायकीन हैं, जो एक अरसे से, लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके कहे हुए शब्द सुने, आज उनका वो ख्वाब भी पूरा होगा और आने वाले दिनों में हम सब का भी ख्वाब पूरा होगा। हम भी सुनेंगे किसी दिन जाके, आज तो नहीं जाएंगे वहाँ सुनने के लिए। जो अमन की फ़िज़ा यहाँ कायम हुई है, मुझे उम्मीद है कि मीरवाइज साहब उसको बढ़ावा देने में अपना एक रोल करेंगे और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अल्ताफ साहब, आपने भी काफ़ी कोशिश की थी, मतलब अपने लेवल पे। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हमारा तो काम है हर एक के लिए। अपनी पार्टी का वजूद ही इसलिए आया 2020 में, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का उजाला करें और जम्मू कश्मीर के लोगों को सच्चाई से बाखबर करें। बहुत कड़वी बातें सुनी, बहुत तीखी बातें सुनी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज लोग समझते हैं अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी सच कहती थी और वही सच है। बारामूला के उपायुक्त डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने आज हाई स्कूल दीवान बाग से शांति मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 153वीं जयंती को गांधी महोत्सव के रूप में मनाया जाने के मद्देनजर आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि शांति यात्रा का उद्देश्य छात्रों के बीच शांति और भाईचारे के संबंध में महात्मा गांधी की शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाना है, जो समय की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों में हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में जागरूकता भी पैदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने गांधी महोत्सव कार्यक्रम के तहत शांति यात्रा के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग की भी सराहना की। बच्चे, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लैग ऑफ शो कर रहे हैं शांति यात्रा बारामूला में।
ये एक ऐसी यात्रा है जो हम पिछले 1-2 सालों से निकालते आ रहे हैं और स्पेशली ये कल्मिनेट होती है गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसमें जो गांधी जी का मैसेज है, पीस का, नॉन वायलेंस का, ब्रदरहुड का, मुझे लगता है आज के हमारे समाज को और हमारी कम्युनिटीज़ को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, किसी भी तरह की जो डेवलपमेंट हम कहते हैं किसी कंट्री की, वो तभी हो सकती है अगर वहाँ पे पीस हो, ब्रदरहुड हो और लोग जो हैं वो आपस में भाईचारे के साथ रहें। गांधी जी का यही मैसेज था। इनफैक्ट वो हमेशा कहते थे कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। उन्होंने जो भी चीज़ें सोची उनको करके दिखाया, चाहे वो अपनी एकेडमिक लाइफ हो, चाहे अपने एडवोकेट वाली लाइफ हो, फ्रीडम स्ट्रगल वाली लाइफ हो, अपनी पर्सनल लाइफ हो, हर एक शोबे में उन्होंने ये मुजाहिरा करके दिखाया कि आप जो समझते हैं और जो चेंज लाना चाहते हैं दुनिया में, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अंदर चेंज लाएं। दूसरों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुद पे वो चीज़ अमलाना, और अगर आप चाहते हैं कि सफाई रहे, आप चाहते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, ये सब चीज़ें आपको अपने आप से, अपने घर से स्टार्ट। जवाहर नगर से लेकर आर्मी गेट तक 60 लाख रुपए की लागत से नाले के निर्माण का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा सहित अन्य वार्डों के सदस्य भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में यह कार्य किया गया। इस दौरान उन्होंने यहाँ के सभी वार्डों के सदस्यों और यहाँ के स्थानीय निवासियों की भी सराहना की। चलो जी, बड़ा शुक्रिया है। उसका लेवल जो है पैर से नीचे हो, वहाँ से रिलीफ क्या देना है, उसको रिलीफ देना है कि जो इसको ये जवाहर नगर से लेकर जो ऊपर आर्मी की वॉल है वहाँ से लेकर नीचे टाली मोड़ तक ये पूरे नाले का निर्माण होगा। ये कोई 60 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण होने जा रहा है। वार्ड नंबर 16 में लेन ड्रेन्स का काम, नाले का काम, पार्क, 2 पार्क बने हैं, मेन रोड पे फुटपाथ और डीप ड्रेन का काम हुआ है। 1 नंबर से लेकर 21 नंबर तक ऑलमोस्ट हर लेन नई बनाई गई है और सीवरेज का काम 7 किलोमीटर सीवरेज की पाइप डाल के काम किया गया है। कम्युनिटी हॉल बनाया गया है, वॉशरूम बनाए गए हैं और साथ में स्कूल में 30 लाख की बिल्डिंग बनाई गई है। ये सारे काम मात्र 5 साल में हुए हैं यहाँ। और ये सबसे प्रशंसनीय बात ये है कि यहाँ के वार्ड के वासियों ने बहुत सहयोग किया और जो हमारी टीम थी 10 लोगों की, उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है। और इसमें 518 स्ट्रीट लाइट्स, आप देखेंगे 5 साल में कितना यहाँ परिवर्तन आया है और इसी प्रकार से आगे काम होते रहेंगे। और मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने 5 साल तक पूरा सहयोग किया और खुद से भी पैसे लगाकर गलियों का निर्माण करवाया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पीपी मोड पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसके हिसाब से भी यहाँ काम हुए, इसलिए यहाँ काम काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और आज ये सभी लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये जो नाला है काफ़ी पुराना नाला है, एक 40 साल पुराना नाला है, अब इसका भी निर्माण होगा। इसके अलावा अब कोई यहाँ काम बचा नहीं है काम करने के लिए। और नेक्स्ट 10 ईयर जिसको भी मिलेगा और उसमें सिर्फ ड्रेन्स का काम अगर इस पूरे वार्ड में हो तो मुझे लगता है कि पूरा वार्ड एकदम से साफ़ और स्वच्छ हो जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट है ये मोदी जी के विजन के कारण आई है, जिन्होंने कहा था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम ग्रास रूट लेवल पे लाएंगे और आज उसका असर दिख रहा है और लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान दिखा है। कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक को उनकी 4 साल की नजरबंदी से मुक्त कर दिया गया है और वे 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार आज ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज को संबोधित करेंगे। मीरवाइज ने यह भी बताया कि उन्हें 4 साल की लंबी नजरबंदी से रिहाई के बारे में सूचित कर दिया गया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया है कि वे जामिया मस्जिद में शुक्रवार की सभा को संबोधित करने के लिए अपना निगीन निवास छोड़ सकते हैं। 4 साल बाद नजरबंदी से रिहा होने के बाद अपना पहला उपदेश देते हुए मीरवाइज ने कहा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद नजरबंदी के 4 साल उनके जीवन का सबसे खराब समय था। इस अवसर पर उन्होंने सभी राजनीतिक कैदियों, पत्रकारों, वकीलों, नागरिक समाज के सदस्यों और युवाओं को भी रिहा करने की मांग की।
जुम्मतुल मुबारक के इस अज़मत वाले महीने में तकरीबन 4.5 साल बाद 212 जुमा मुकम्मल होने के बाद आप हज़रात से बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है। आप सब इस हकीकत से वाकिफ हैं और आप इसके ऐनी शाहिद हैं कि 4 अगस्त 2019 से मुझे दस्तूर अपने घर में नजरबंद कर दिया गया और घर से आज तक इंतजामिया ने मुझे घर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, जिसकी वजह से मैं अपनी मनसबी जिम्मेदारियां मस्जिद मीरवाइज न सिर्फ अपना अदा कर सका बल्कि मेरे इंसानी हकूक भी, इंसानी हकूक भी ताकत के बल पर सख्त कर दिए। इसके बावजूद कि तमाम तबकाए ज़िक्र ने मुतालबा किया, बार-बार मुतालबा किया कि मुझे रिहा किया जाए, फिर आखिर जब मजबूरन हमें अदलिया तक मामला पहुंचाना पड़ा तो कल बरोज़ जुमेरात पुलिस के सीनियर एहलकार मुझसे मिलने आए और मुतल्ला किया कि इंतजामिया ने आपकी नजरबंदी खत्म करने का फैसला किया है और आपको रिहा किया जा रहा है और कल आपको जामे मस्जिद जाने की इजाजत दी जाएगी। अनंतनाग के डाक बंगला में भाजपा के वरिष्ठ नेता एम सदीक खान द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीरवाइज उमर फारूक को कभी भी नजरबंद नहीं किया गया था और उनकी सुरक्षा को ध्यान में हमेशा रखा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने की अनुमति देने के फैसले के लिए सभी को इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने इससे संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। मोहतरम मौलवी उमर फारूक साहब कभी हाउस अरेस्ट नहीं थे। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक अप्रहेंशन था, तो उसको लेकर उसको हम हाउस अरेस्ट तो नहीं कर सकते ना। जैसे आप हाउस डिटेंशन बिकॉज ऑफ हिज सिक्योरिटी। जैसे मैं आपका एक भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कायद हूं और यहां पर हमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन बाहर निकलने की इजाजत मिलती है, तो उसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगा कि हम हाउस अरेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मीरवाइज कश्मीर, उनके फादर मिलिटेंट जो है सरगर्म थे उन दिनों, तो उनको जो है शहीद किया गया। तो उसको देखते हुए, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े आलिम हैं, तो सरकार ने उनको कभी बंद नहीं रखा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एब्रोगेट किया, तो उस वक्त मीरवाइज साहब जो है वो ऑफकोर्स वो देश के खिलाफ एक तहरीक चलाते थे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहा करते थे वो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 को उस हुर्रियत को जो है डिसबैंड किया, उन पर बैन लगाई, उनको इलीगल करार दिया कि अपने देश में रहते हुए अपने देश के खिलाफ कोई तहरीक चलाए। उसको यहाँ की रीजनल जो सरकारें चलती थी बाय द सपोर्ट ऑफ यहाँ की रीजनल पार्टीज चलाती थी, तो उनको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी कायदीन थे उनको जबरदस्त बेतहाशा सिक्योरिटी कवर मिला करता था। लेकिन उस वक्त 5 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन एकदम चेंज हो गई और आज के डेट में हालात यहां पहुंचे। आज बिल्कुल यहां पीस है, आज यहां अमन है। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ने सोचा, और जो है यहाँ की जो एजेंसीज है उन्होंने ये सोचा कि बिल्कुल आप उनका वो नमाज पढ़ा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो पहले भी उनकी पाबंदी नहीं थी, लेकिन आज अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसको हमें खुश आइंद करना चाहिए, सबको मिलकर सामने आना चाहिए। जितने भी हुर्रियत के नेता रहे हैं उनको सामने आकर जम्मू कश्मीर की सलामती को सरकार का हाथ बटाना चाहिए। जेके अवामी तहरीक के महासचिव नदीम शफी ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करने पर मीरवाइज की रिहाई का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें रिहा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एलजी को धन्यवाद दिया। और इस दौरान उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर एसएसपी श्रीनगर राकेश भलवाल का भी शुक्रिया अदा करते हुए उनका आभार प्रकट किया। जामिया मस्जिद में आज उन्होंने नमाज अदा की और लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। हम पहले से हमारी ये डिमांड थी कि मीरवाइज को रिलीज़ किया जाए, तो आज उनको रिलीज़ किया गया। लोग भी बहुत खुश हैं
और हम भी बहुत खुश हैं। आज मीरवाइज साहब को हमने जामिया मस्जिद में देखा, वो आज इमोशनल भी बहुत हो गए, लोग भी बहुत इमोशनल हो गए। और जैसे कि आज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बहुत ही टाइट सिक्योरिटी रखी और ख़ुद हमारे एसएसपी साहब वहाँ पर मौजूद थे, आज प्रेजेंट थे तब तक जब तक नमाज ख़त्म ना हुई। हम साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सराहना देते हैं और उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने भी आज बहुत अच्छा काम अंजाम दिया वहाँ पे। और बहुत से लोग थे वहाँ पर, आप देखिए कितने लोग वहाँ पर जमा हुए थे मीरवाइज को देखने के लिए। तो साथ ही साथ आज हम बड़े खुश हैं और हम अब चाहते हैं कि मीरवाइज साहब अब ऐसे ही जैसे आज वो जुमा नमाज पढ़ाने आए वहाँ पर, बाकी जुमाओं पे भी वही प्रेजेंट हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी संबंध में डोडा खेलनी जिले में एक समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सदस्य विधानसभा शक्तिराज परिहार ने की। इस दौरान कई लोग पार्टी में शामिल भी हुए। शक्तिराज परिहार ने कहा कि डोडा में भाजपा कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की भी यही इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से देश की कमान संभालें। स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे सारे युवा साथी। आज यहाँ खलैनी मंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन पिछले 2 दिन पहले हुआ है और एक हफ्ते के लिए एक सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं पूरे देश भर में। और उसमें अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो बेनिफिशरीज हों, चाहे बाकी लोग हों, महिलाओं का कार्यक्रम हो, बाकी जो भी कोई टेक्निकल लोग हैं जो कोई इस तरीके के उनसे मिलना हो, उनसे बात करनी हो। तो आज खलैनी मंडल की टीम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम, एक 7-8 पंचायतों का हमारा ये मंडल है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने और ख़ासकर हमारे जो नौजवान साथी हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट साहब, अध्यक्ष श्री विजय मोहन ठाकुर जी भी थे, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी थे, हमारे संगठन मंत्री, सारी टीम हमारी यहाँ पे थी। लेकिन कार्यक्रम में केवल एक मंडल का था, ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का या डिस्ट्रिक्ट का मंडल नहीं, कार्यक्रम नहीं था। लेकिन एक मंडल में इतने लोगों का आना और उत्साह लोगों का है कि आने वाला जो भी टाइम है, जब भी चुनाव होगा तो ये देखना चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। उसके लिए भी ये कार्यक्रम सारे किए जा रहे हैं। सर, नौजवानों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आज जो ज्वाइन तो वो परिहार साहब क्या देगा, लेकिन प्रयास हमारा रहता है कि यहाँ के नौजवान साथियों को, यहाँ के लोकल्स को रोजगार मिले। और आपने देखा होगा कि ये साथ में जो काम यहाँ चल रहा था, यहाँ 300 नौजवान यहाँ के लोकल उन्होंने यहाँ पे काम किया, काम कर भी रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर बनेंगे, नेशनल हाईवेज, टनल जब बनेंगे तो वहीं रोजगार मिल सकता है। कोई छोटे ठेकेदार के पास कितनी देर दिहाड़ियाँ लगा सकते हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो काम। सेंट्रल जामिया मस्जिद मेंढर की ओर से ईद मिलाद उल नबी जश्न कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। वहीं इस्लामिक महीने के अनुसार आने वाली 12 तारीख को जश्न मिलाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आयोजकों द्वारा लोगों से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। तो इसी सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल का ये आगाज़ हुआ। हमने मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर से जो जुलूस निकाला और बाज़ार में राउंड लगाकर हम वापस मस्जिद में आ गए हैं। तो बारोज़ जुमा 12 रबीउल अव्वल को मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर में ये जश्न विलादत मनाया जाएगा और इस पर हम लोगों को अपील करेंगे कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। तो हमें बाकी काम छोड़कर तो विलादत पाक पर आना चाहिए। तो ये विलादत पाक जो है सिर्फ़ इधर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ईमान वाले अपने ईमान का इज़हार करते हैं और मोहब्बत रसूल का इज़हार करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया बख्शिश बनाए। हम सब और तमाम आलम इस्लाम के लिए दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं,
अल्लाह ताला इस माह रबीउन नूर के सदक़े में सब की परेशानियों को दूर फरमाए। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों के लिए परेड ग्राउंड में जनता की सुविधा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। लेकिन यहां पर आए हुए बुजुर्ग लोगों ने यहां की हालत को अपने शब्दों में बयान किया और कहा कि कैंप तो लगाया गया है लेकिन यहां पर एक ही अधिकारी उपस्थित है, दूसरा अन्य किसी भी विभाग से नहीं आया है। यहां पर आए हुए लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की लापरवाही का खामियाजा बुजुर्ग महिलाओं और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। महाराज असी आए दे असी पिलसन साड़ी बंद होई दी है 6 महीने हो गया। आखदे ने असें कूपन सस्ते बनाओ ते फिर तुहाडी पिलसन लगनी है ते इयां नहीं लगनी है ते महाराज हुण कूपन साड़ा बने नहीं करदा, पिलसन लगे नहीं करदी। असी ना नट्ठने वाले ना भजने वाले, एक एक बंदा है, मैं इक्को जनी हाँ मैं ते घरै वाला भी नहीं रहा दा ते महाराज मेरा काम होना चाहिए। हाँ सारे का महाराज होना चाहिए, जिन्ने बजुर्ग आए दे ने बेचारे उनका सारे का महाराज काम होना चाहिए। कम मारे कदे आज 4-5 दिन हो गया, कदे उधर जाओ कदे इधर जाओ कदे उधर जाओ कदे उधर जाओ। महाराज साडे कोल इन्ना नट्ठन भजन नहीं होए करदा, जां ते साडा काम होए ना तां ते है ना होना चाहिए साडा काम। है कोई आए दे ने कोई नहीं आया दा। बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी परेशानी जी। कहाँ से आया और क्या परेशानी आ रही है? जवाहर नगर गली है, तालाब तोड़ जवाहर नगर गली से आए। यहाँ 5 दिन हो गया आते हैं। यह कैंप लगा हुआ, कैंप पर ये फैल नहीं पूरी बन रही है। पेंशन की लगाने के लिए, जहाँ राशन कार्ड बीपीएल बनाने के लिए यहाँ धक्का पर धक्का चल रहा है। बीमार पड़ गए हैं काम कर आकर। हमारा पेंशन नहीं लग रही ना बीपीएल का राशन नहीं बन रहा। काम हो रहा था? हाँ हो रहा है, कोई आया भी नहीं, कोई आया है कोई नहीं आया है। आधे लोग आए आधे नहीं आए। हाँ आधे आए हैं आधे नहीं आए हैं। यहाँ पर धक्के पर धक्का लग रहा। यह 5 दिन हो गए रोज भाई खज्जल होती हुई। हाँ कम से कम 200 बुजुर्ग होना। कल कम से कम 200-250, कल तो 300-400 ही। आज तो फिर भी कम है बहुत। कल बहुत है, धक्का पर धक्का चल रहा है 4 दिन। आज फिर भी थोड़े से कम है, फिर भी नहीं पूरी काम हमारा काम नहीं बन रहा फैल फूल। क्या खा लेना? हाँ क्या खा लेना? वहाँ एफिडेविट बनाओ तो फिर ये दिलाओ। इस पर मैं एक बार फ़ोन करो, बोलो, फिर हमारा काम कर दो वही हमारा, फिर हम एफिडेविट बना देंगे। मेरा नाम सोनिया है, मैं मम्मी के साथ आई हूँ। मेरी मम्मा का नाम चंचला देवी है। तो हम सुबह से इधर खड़े हैं, इधर कोई तहसीलदार नहीं आया। खुद वो हार्ट के मरीज़ हैं, इतनी देर वो खड़े नहीं हो सकते। मैं खुद बीमार हूँ, उनको लेके आई हूँ, मैं खुद बीमार हूँ, मुझे खुद धड़कन तेज़ हो रही है मेरी। तो इधर कब तक वेट करेंगे? हम सुबह के यहाँ खड़े हुए हैं। किस काम के लिए आए थे? यही पेंशन के लिए। ना तो बीपीएल राशन कार्ड बन रहा है हमारा, ना तो कुछ। कहाँ से आए आप? हम जानीपुर से। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जिनकी पेंशन बंद हुई है इनकी मतलब पेंशन आ जाए, ये फॉर्मेलिटी जो लग रही है वो लग जाए और राशन कार्ड बीपीएल बन जाए। हाँ कि आगे बढ़ना चाहिए। हाँ ये आगे बढ़ना चाहिए। अगर तहसीलदार साहब आएंगे तभी आगे ये काम होगा ना। तो ऐसे बेचारे लोग सभी ऐसे ही खज्जल हो रहे हैं इधर ही। अगर वो ही नहीं आएंगे तो काम कैसे होगा? अब कब से खड़े हैं, बीमार है, कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवार है? कितने लोग आए हुए यहाँ पे समय? हाँ होंगे कोई 50 लोग होंगे, 50-60 होंगे। हाँ बुजुर्ग भी हैं, उनके साथ भी आए हुए हैं सभी, कोई ना कोई उनके साथ आया हुआ है। बीमार हैं सभी अपनी अपनी जगह सारे, तो किसी न किसी को लेके तो आए हैं। बुजुर्ग कोई तो अकेले तो आ ही नहीं सकते वो। जिला प्रशासन रियासी में एनएचपीसी, पुलिस विभाग, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और अन्य कई विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन कांसी पट्टा इलाके में किया गया। बारिश के समय सलाल डैम में गेट खोलने पर पानी में आने वाले बहाव से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए आपदा प्रबंधन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दरिया चिनाब में बाढ़ आने पर किसी के उसमें फंस जाने पर उनको कैसे बचाया जाए उसके बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पानी के बहाव की चपेट में आने वाले लोगों को बचाव कार्य पर बचाने की प्रक्रिया की गई। एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से दरिया में फंसे लोगों को बाहर निकालना, उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार देना और बाद में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाए जाने की प्रक्रिया की गई। Between NSPC, CSF and district administration, SDRF,
सब लोग मिल के एक एक्सरसाइज की गई है। देखिए जी, अभी क्लाइमेट चेंज का चलते कभी कभी फ्लड सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है। मानसून सीजन में कभी बारिश ज़्यादा होता है, कभी क्लाउड बर्स्ट होता है। तो इसके चलते जो हमारा शालाल पावर स्टेशन का जो गेट कभी खोलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रन ऑफ द रिवर है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, तो काफ़ी पानी अगर पीछे से आ जाएगा तो गेट खोलना पड़ता है। इसके चलते जो डाउन स्ट्रीम का एरिया है, जहाँ पे रिवर का नज़दीक में जो विलेजेस है, तो विलेजेस का फ्लड का सिचुएशन आ जाता है। तो मेन मकसद ये रहता है कि जान माल का नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम लोग पहले से अलर्ट करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कभी अगर बहुत ज़्यादा पानी आ गया और सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, तो उस सिचुएशन में आदमी अगर कभी फंस गया रिवर के अंदर, कोई इंजर्ड हो गया, कोई फ्लड हो गया, तो इस कैसे लोगों को बचाया जाए, तो उसका एक एक्सरसाइज था। ये जो हमने तैयारी किया उसका उद्देश्य ही यही था कि जैसे हम लोग यहाँ पे जो CSF केंद्रीय उद्योग सुरक्षा, जिसको हम देख रहे हैं, जो खड़े हैं, हम यहाँ पे सलाल पावर स्टेशन की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। और सुरक्षा के तैनात होने से हम एक पहले रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी इस तरह की यदि बात बनती है, जैसे साहब बता रहे थे कि पानी ऊपर से छोड़ा गया, बाढ़ की स्थिति नीचे इलाके में बनती है, जो कि एक रियल थ्रेट है, जो हम जानते हैं कि इस बरसात के दिनों में अक्सर हो जाता है। उससे निपटने के लिए हमारी कितनी तैयारी, उसको हमको जांचना था, देखना था। हम लोग अपने आपस में उसके लिए तैयारी किए थे। तो ये हमने ये देखा यहाँ पर जैसे कि पानी बढ़ा, हमने सबको सूचित किया, सभी एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखा था। जैसे हमने फ़ोन किया, सब आपको अपना रिस्पॉन्स किया उन्होंने। और तैयारी आपने देखा होगा, जैसे अपने आप एक्सरसाइज कर रहे थे, कि तैयारी ठीक है, संतोषप्रद है। हम लोग इसके निश्चित रूप से कोई इस तरह के चैलेंज आता है, नीचे के इलाके में पानी भरता है, तो हम लोग उसको रेस्क्यू करने में, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको सही समय पर मदद पहुंचाने में, चिकित्सीय मदद पहुंचाने में, और भी कोई आवश्यकता इस तरह की होती है तो पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग उसके लिए। उसी की तैयारी होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, इस तरह एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, समय समय पर छोटे छोटे लेवल पर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। तरफ से डायरेक्शन था कि जितने भी हमारे ये हैं डैम्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें पानी की ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई ऐसा रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़े तो उसके लिए मॉक ड्रिल कर लें। तो उसी के चलते ये आज CISF के इश्तराक से और NHPC और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर यहाँ मॉक ड्रिल किया है, जिसमें SDRF, CISF, NHPC के मुलाजमों ने शिरकत की है। और हमें दिखाया गया है कि कैसे फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और रेस्क्यू करने के बाद उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ मुतासर हुए हैं, जिनके घर पानी में आ गए हैं और रश करके वो किनारे पे आए हैं, उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए हमने स्कूल में इंतज़ाम किया है, और उनको वहाँ जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज है वहाँ वो प्रोवाइड की जाएंगी। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।